गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हों और वो एक ही एलिमेंट से ताल्लुक़ ना रखते हों, यानी कि जितने भी एटम्स हमारे पास उसमें मौजूद हों उनमें से कम दो जो हैं वो डिफरेंट हों, तो उनको हम कहते हैं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, और वो कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं और इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उनमें उनमें आयंस नहीं होते क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उनमें नहीं पाया जाता। तो इस वजह से हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के जितने भी हम देखते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, उनमें हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इनको किस किस तरह से हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बेसिकली ये डिपेंड करता है उनकी बाइंडिंग के ऊपर कि उसके एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल के अंदर उनकी बाइंडिंग किस तरीके की है। वो जैसे कि हमने ऊपर बात की कि कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं लेविस स्ट्रक्चर की। लेविस स्ट्रक्चर जो है ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इसमें हम ऐसा करते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की फॉर्म में शो करते हैं एटम के अंदर जब हम उसको किसी भी दूसरे एटम के साथ वो रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने शो किया जैसा कि यहाँ पर अमोनियम आयन को। तो इस अमोनियम आयन में हमने क्या किया, हमने हमारे नाइट्रोजन के जितने भी लास्ट वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने उनको डिनोट किया और H के जो, क्योंकि हमारे पास जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे साथ बॉन्डिंग के अंदर इंक्लूड हो रहे होते हैं, बॉन्डिंग उन्हीं के साथ हो रही होती है, तो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं को शो करते हैं। इससे ये होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारा स्ट्रक्चर नहीं होता और हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर की जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें दिया है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने ऐसा देखा कि हमारे पास जितने भी एटम्स थे, जितने भी हमारे पास क्योंकि हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, तो हमने क्या किया, हमने उनके ऑर्बिटल्स को बनाया। उनके ऑर्बिटल्स में हमने एनर्जी लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया कि हमारे पास 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में कितने हैं, और उनका आपस में इंटरेक्शन शो कराया और इससे हमें पता चला कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। जैसे कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये हमें ना सिर्फ उनका स्ट्रक्चर बताती है बल्कि उनकी सिमेट्री क्या है, उनके कुछ ना कुछ केमिकल बिहेवियर्स के बारे में भी हमें बता देती है, ठीक है। ये हमारे पास इसमें एक तो MOs होते हैं और एक AOs होते हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमने एटम्स को रखा हुआ होता है और उनको के एनर्जी लेवल्स को हम शो करते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब हमारे पास वो दोनों एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस किस लेवल पे, किस किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या बॉन्ड बनाते हैं, ये सब जो है ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक जो इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने का तरीका है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इनमें हमने किस तरह से दिखाया गया, क्योंकि अब ये देखें हमने इनकी जो शो की है ओरिएंटेशन हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, ये हमें पता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, उनकी स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, तो ये ऑपोजिट साइन हमें यही शो कर रहा है। अब इसी तरह अगर हम पी सब शेल में देखें तो हमारे पास जो 2p है उसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारा पाई बॉन्ड बन रहा है, किस तरह से हमारा एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये सारा जो है ये सारी की सारी ये जो बॉन्डिंग है इनकी, ये हमें इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अब इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी सिंपली हमें बेस करती है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास 3 डिफरेंट एटॉमिक लेवल
या हम कहते हैं 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं उनको हम मिलाते हैं और वो डीजेनरेट होते हैं और क्रिएट करते हैं 4 इक्वली एनर्जी लेवल, यानी कि जो 4 बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन की सारी टाइप्स पढ़ी, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इनमें हमारे पास क्या होता था कि sp3 में हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स होते थे और एक s ऑर्बिटल्स होता था, और उन तीनों के जो उन चारों के मिलने से हमारे पास जो डीजेनरेट होते थे ऑर्बिटल्स, उन सब की एनर्जी जो थी वो सेम हुआ करती थी और वो डम्बल शेप हुआ करते थे। बिल्कुल इसी तरह हमने डिफरेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी। तो इसमें हमारे पास हम उसकी फॉर्म में भी अपने स्ट्रक्चर को, अपने पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये होता है कि जितने भी हमारे पास एटम्स जो हैं, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उनका क्लाउड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है डायरेक्टली, वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और जहाँ पर वो पैरेलली एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है। और इसकी फॉर्म में हम ये शो करते हैं कि वैलेंस बैंड थ्योरी जो है किस तरह से हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पर उन्होंने H2 की दिखाया कि H2 के 2 सेपरेटेड एटम्स थे। फिर जब हम वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी स्पिन ऑपोजिट थी, जब वो दोनों जो है एक दूसरे के करीब आए, वो उनका जो क्लाउड था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो ओवरलैप हुआ। उनके ओवरलैप होने से हमारे पास उनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बना और H2 बन गया। तो अब ये जो H2 बना है हमारे पास, ये पॉलीएटॉमिक तो नहीं है, ये तो हम होमोएटॉमिक है। जब ये होमोएटॉमिक है तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, लेकिन ये सिर्फ वैलेंस बैंड थ्योरी को समझाने के लिए ये एग्जांपल मैंने ली, क्योंकि ये आपको इजीली समझ में आ सकती थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास जितने भी, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ लीनियर होते हैं, कुछ नॉन लीनियर होते हैं। और जो लीनियर होते हैं उनके में हमारे पास मोनोटॉमिक आते हैं, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक, मतलब जिस तरह से जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास मौजूद होंगे उस हिसाब से उसका नाम होगा। तो अब उनमें 3 तरह की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, अगर हम लीनियर की बात करें तो इसमें हमारे पास सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। अब जो सबसे मेन चीज़ है जो इनके स्पेक्ट्रम को पढ़ने में, इनके स्ट्रक्चर को पढ़ने में हमारे सबसे ज़्यादा काम आती है, वो है इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के हमारा जो एटम है, जो हमारा मॉलिक्यूल है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वो कितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है फ्रीली। क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो हम एटम्स लेते हैं, इनमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ हमारे पास जो हैं वो सॉलिड्स भी होते हैं। तो उनकी मोशन जो है यही हमें बताती है कि स्पेक्ट्रम हमारा किस तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि मोशन, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है ये फुली जो है हमें बताती है कि किस तरह से मोशन होगी हमारे स्पेक्ट्रम की। हमारे स्पेक्ट्रम में इमिशन स्पेक्ट्रम है अगर, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ये बहुत हद तक उनकी मोशन के ऊपर, हमारे इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जो बात करना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करें अगर कि हमारे पास जो लीनियर की बात करें कि जितने भी हमारे पास लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनमें हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिक होते हैं और एक नॉन सिमेट्रिक होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब जो हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं, अब उनमें 3 तरह की, लीनियर जितने भी होते हैं उनमें 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रेचिंग, इन प्लेन बेंडिंग और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। तो इनकी सिमेट्रिक में और नॉन सिमेट्रिक में इनको डिफरेंट टर्म से हम शो करते हैं। स्ट्रेचिंग तो दोनों फॉर्म में स्ट्रेचिंग ही रहती है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास इन प्लेन बेंडिंग होती है सिमेट्रिक में, उसको हम कहते हैं कि रॉकिंग, क्योंकि वो एक ही चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। जबकि जब हम बात करते हैं एंटी सिमेट्री की या नॉन सिमेट्री की, तो उसमें हम इसको कहते हैं सीजरिंग, यानी कि एक चीज़ को काट देना, उसकी जगह से उसको एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे प्लेस कर देना। और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग जिसमें होती है, अगर हमारे
एक ही तरह का सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो उसको हम कहेंगे कि ये इसकी ट्विस्टिंग है, लेकिन अगर वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है तो हम कहेंगे कि उसमें ये वैगिंग है। तो एक ही चीज़ को दोनों में हमने किस किस तरह से डिफ़ाइन किया वो आपने देखा। अब हमने कहा कि किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर उसका जो स्पेक्ट्रम है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे करता है। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे पास होता है 3n के इक्वल, ठीक है। 3n में 3 हमारे पास एक नंबर है, क्योंकि हमारे पास कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्गन है वो फ्री स्पेस में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी किसी एटम की, तो हमारे पास n है नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने टाइम्स हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। तो अगर हमारे पास लीनियर है तो हम कहेंगे 3n - 5 मोड्स, यानी कि उसके डिग्री इतने मोड्स होंगे, उसके मोड्स के बारे में भी हमें पता चलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मोशन के ऊपर उनकी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर मोनो एटॉमिक है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा, तो उसकी जितनी भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सारी की सारी ट्रांसलेशनल की डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन अगर डायटॉमिक है तो वो ट्रांसलेशनल भी शो करेगा, रोटेशनल भी शो करेगा, वाइब्रेशनल भी शो करेगा। 3n के फॉर्मूले में अगर हम n की जगह पर, क्योंकि हमारे पास डायटॉमिक है, 2 पुट करेंगे तो मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 6 आ रही है। तो 3 जो है वो ट्रांसलेशनल होगी, 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल। वाइब्रेट क्योंकि वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करेगा, उसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन एक होगी, दैट्स वाई हम वाइब्रेशनल को 1 डायरेक्शनल ले रहे हैं। लेकिन अगर यही बात हम 3 के केस में करें कि हमारे पास ट्राई एटॉमिक एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 × 3 करें तो वो 9 हो जाएगा। 9 में हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 4 वाइब्रेशनल होगी। वाइब्रेशन क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो हमारे 3 एटम्स हैं वो तीनों भी वाइब्रेट कर रहे हैं, और हमारे बॉन्ड्स की में भी वाइब्रेशन होगी उनकी वजह से, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आ जाते हैं। नॉन लीनियर में हमारे पास वाइब्रेशंस जो हैं वो भी सिर्फ 3 ही टाइप्स की होंगी, क्योंकि वो हमारे पास एक ख़ास एंगल है, उसी में वो उसी एंगल में रहेंगे। वो जो है वो एक जो दूसरे को स्ट्रेच कर रहे हैं, उनके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट है और एटसेट्रा, वो जितना भी है वो इफ़ेक्ट इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल नॉन लीनियर में तीनों तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट मोड्स होते हैं, कि किस तरह से वो मोशन करते हैं, और इनकी ये मोशन जो है यही हमें बताती है कि उनका, यही मोड्स हमें बताते हैं कि उनका स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। जैसे ये देखें लीनियर और नॉन लीनियर, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि वो किस तरह से बनते हैं, उसमें उनके एंगल का डिफरेंस होता है, उनमें डिफरेंट, इसी तरह से जैसे जैसे उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज होती रहती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ जो है उनका स्पेक्ट्रम भी चेंज होता रहता है। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रम की, तो ये किसी भी बॉडी की रोटेशन से बिलोंग करता है। रोटेशन में हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है जे एलिमेंट। तो इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक रूल है कि अगर हम किसी भी चीज़ का रोटेशनल स्पेक्ट्रम देख रहे हैं तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम में एक तो उसके पास एक, जितना जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है, और उसकी डेल्टा जे की वैल्यू ±1 के इक्वल होनी चाहिए। इसमें ये होता है कि जितने भी हमारे पास होमोन्यूक्लियर या डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमारे पास प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं बनता। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता ही नहीं है, उनमें रोटेशन होती ही नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी ही नहीं करते। तो हमारे पास जो है अगर डेल्टा जे की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है तो मतलब कि हमारा जो स्पेक्ट्रम बना है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अगर डेल्टा जे की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ रही है तो हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम बना है। तो डेल्टा जे की वैल्यू जो है ये हमें बताती है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम बना है, हमारा जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम बना है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या इमिशन स्पेक्ट्रम है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हमने क्यू ब्रांच की बात की कि जब हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उनमें हमारे पास जो क्यू ब्रांच होती है वो नहीं होती, हमारे पास क्यू जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमारे पास लाइन होती ही नहीं है। लेकिन हमारे पास पी ब्रांच और आर ब्रांच होती है। यहाँ पर जो हमारे पास पी ब्रांच होती है ये हमें शो करती है एमिशन,
और जो आर ब्रांच होती है ये हमें शो करती है, क्या करती है शो, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। जो हमारी आर ब्रांच है ये हमें एब्जॉर्प्शन शो कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये हमारे पास पी ब्रांच है, इधर पॉजिटिव में है तो ये आर ब्रांच है। तो इस तरह से इन ब्रांचेस के थ्रू जो है ये हमें अपना स्पेक्ट्रम मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारा इमिशन कितनी हो रही है और हमारी जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को इमिट कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है। अब नेक्स्ट हम बिल्कुल यहाँ पर भी ये देखें किस तरह से हमारे पास बन रहा है वेव, जैसे जैसे वेव नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, एक्सिस पे हमने वेव नंबर रखा और इधर एब्जॉर्प्शन रखा, और एब्जॉर्प्शन और जो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन और इमिशन है इसके दरमियान में एक डिस्टेंस आपको नज़र आएगा, ठीक है। जिन हमारे पास जो भी इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ट्राइएटॉमिक वगैरह, उनमें यहाँ पर हमारे पास क्यू लाइन जो है वो होगी, क्यू ब्रांच होगी। लेकिन क्योंकि हम डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक में ऐसा नहीं होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो हैं वो स्टैटिक नहीं होते, उनमें बॉन्ड्स होते हैं लिक्विड गैस फेज़ में, जिसकी वजह से वो पाए जाते हैं, और इसकी वजह से जो है हमारे पास उनकी वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जो है वो एक फ्रीक्वेंसी को जन्म देती है, और इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से जो है हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। तो जो वाइब्रेशंस की वजह से बनता है वो इंफ्रारेड में बनता है, ठीक है। वाइब्रेशन जो हैं ये हमारे पास हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक बेस है, फंडामेंटल बेस है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। तो यही वजह है कि ये इनमें हमारे पास जो बॉन्ड्स बन रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें एक तो हमारे पास वाइब्रेशंस एनालिसिस को अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम करते हैं, या उनकी स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी के लिए हम जो है उनकी वाइब्रेशंस को देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमें ये बताती है कि हमारा उसकी मोशन कैसी है, हमारे मॉलिक्यूल की, और मॉलिक्यूल की मोशन हमें ये बताती है कि हमारा स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। तो इनडायरेक्ट ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। तो अब यहाँ पर हम वाइब्रेशनल की देखें तो इसमें हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम डेल्टा वी को देखते हैं, डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो +-1 होनी चाहिए, वो 0 नहीं होनी चाहिए वी की वैल्यू। वाइब्रेशंस यानी कि हमारे पास बॉडी जो है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वाइब्रेशन के लिए है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 होगी तो हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। तो अगर हमारे पास इसी तरह +1 हो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, और अगर -1 में हो तो इमिशन हो रही है। और इसको भी हम वैसे ही पी और आर से डिनोट करते हैं। और इसके बाद ही अगर हम इनके स्पेक्ट्रम रीजन देखें तो हमने जैसे पीछे बात की कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी वजह से होती हैं, इनकी वाइब्रेशंस की वजह से फ्रीक्वेंसी भी आती हैं। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से ये हमारे स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट जगह पर लाई करते हैं, और उनसे हमें पता चल जाता है कि हमारा ये मॉलिक्यूल है इसकी अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ये है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ पर लाई करेगा और हमें ये स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा। तो हम उसी रीजन को स्टडी करते हैं और वहाँ से अपना देख लेते हैं कि हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, और उस स्पेक्ट्रम के थ्रू हम उसका स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जितना भी जो भी हमने पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लिया है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक जो है ये फिनिश हुआ, क्योंकि हम ये टॉपिक जो है अंडर द मॉलिक्यूलर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फिज़िक्स में तो ये इतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आप इस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इसका इन डिटेल पढ़ना होगा। तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं मैं एक और वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कीन हो इसके बारे में मज़ीद नॉलेज के लिए तो वह जाकर वहाँ पर विज़िट कर सकता है। लेकिन अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो इतना नॉलेज आपके लिए सफिशेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इनमें स्ट्रक्चर्स और ये सब कुछ, तो एक फ़िज़िक्स स्टूडेंट क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं करता तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो में जाकर इन सब चीज़ों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इस
टॉपिक का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, किसी और टॉपिक का प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर और मेक लव नॉट वॉर, और इंशाल्लाह विल मीट यू सून। अल्लाह हाफ़िज़। Like, share, subscribe my YouTube channel. Stay blessed.